तो अभी तो आप लोगों ने जिसने अभी बच्चों की हैंडराइटिंग देखने के लिए किया, तो किस लिए आपने आपके पास है हैंडराइटिंग्स, नहीं है हैंडराइटिंग्स, या कोई और रीजन है जिसकी वजह से आपने वर्कशॉप को ज्वाइन किया? सर मेरा बेबी तो बहुत छोटा है, मैंने जस्ट नॉलेज के लिए ही ज्वाइन किया है। नॉलेज के लिए, चलिए। हाँ जी सर। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी लोगों के बच्चे बहुत छोटे हैं, लेकिन सबने बहुत सारी जानी पहचानी शक्लें हैं जो यस सर। पिछले सिग्नेचर्स वाले जितने भी बैचेस हैं उनमें से आए हैं, तो शायद उसी लिए ज्वाइन किया आप लोगों ने। कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग नॉलेज तो खैर बढ़ेगी बढ़ेगी, उसमें तो कोई वो है नहीं, बट रियल लाइफ एग्जांपल्स अगर देखने को मिलते तो ज्यादा मजा आता। अगर हम लोग आप अपने पास रखिए, कहीं भेजिए मत हैंडराइटिंग, और उसको आप चेक करिए। मतलब आपको किसी को देनी नहीं है हैंडराइटिंग, कुछ चीजें हैं, कुछ बेसिक ट्रेड्स है हैंडराइटिंग के अंदर जो आप देखेंगे और देख के आप खुद जज कर सकते हैं। और बेहतर होगा कि अपने सामने आप फ्रेश सैंपल लिखवाएं लोगों से, बच्चों से ना। जैसे अगर आपने आए बच्चे आपके सामने आया तो आपने उसके सामने लिखवाना है। प्लस ये पेरेंट्स, जितने भी पेरेंट्स हैं इस ग्रुप में, उन सब के लिए थोड़ा सा एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। ठीक है, अगर आप लोग ओपन माइंड से वर्कशॉप अटेंड करेंगे तो आपको थोड़ा सीखने को मिलेगा कि हाँ, कुछ गलतियां हम लोग करते हैं अपने पेरेंटिंग स्टाइल में, कुछ हम लोग अपने पुराने जिस तरीके से हमें अब हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, हम लोग कुछ चीजें वैसे ही सोचते हैं कि अब बच्चों के साथ हम वैसा ही कर सकते हैं। वो सब चीजें नहीं करनी, हम लोग उस पर भी बात करेंगे। तो बट लेट्स बिगिन विद क्या हैंडराइटिंग। तो व्हाई डू यू थिंक कि हैंडराइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट? हालांकि आप सब लोग सिग्नेचर कर चुके हैं इसलिए आपको मालूम है हैंडराइटिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, बट फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हम हैंडराइटिंग देख के बच्चों के मन में क्या चल रहा है उसको हम कैसे पढ़ सकते हैं? सर मेन तो यही, हम बच्चों को बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड देना चाहते हैं, तो इसलिए हम उनको सही टाइम पे सही डायरेक्शन दे पाए। तो मेन मकसद ज्वाइन करने का वही है कि उनके अंदर क्या चल रहा है उस हिसाब से गाइड करके करेक्ट कर सकें। बच्चों को करेक्ट करना है सबसे पहले। मैं आपको बताऊं, इसमें पेरेंटिंग में बच्चों को करेक्ट नहीं करना, हमें अपने आप को करेक्ट करना है। फर्स्ट लेसन इज फर्स्ट लेसन इन, अगर आप पेरेंटिंग का करते तो पहला लेसन जो है वो यही है कि बच्चे सिर्फ और सिर्फ आपको इमिटेट करते हैं। तो अगर आपको कोई चेंज बच्चों के बिहेवियर में देखना है तो सबसे पहले अपने बिहेवियर में लेकर आना पड़ेगा। अगर आप जो चेंज आप उनके उसमें देखना चाहते हैं वो आपको अपने अंदर चेंजेस दिखाने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे, तो बच्चे भी वो वाली चीज को इमिटेट करते हैं एंड दे विल आल्सो चेंज अकॉर्डिंगली। तो ऐसा नहीं है कि वो, तो इसलिए बच्चों को डायरेक्शन देनी है बिल्कुल, बट हमें गाइडेंस मिल सकती है कि बच्चों के मन में चल क्या रहा है इस टाइम। हाँ जी, एनीवन एल्स वांट टू से समथिंग? देखिए, पिछले 2 साल जो गए हैं ना लॉकडाउन के अंदर, ये बहुत ही चैलेंजिंग टाइम गया है हर पेरेंट के लिए, हर बच्चे के लिए। क्योंकि पिछले 2 साल में जितने हम चेंजेस कह सकते हैं, जितने तरीके के हमें नई नई चीजें, मतलब ऑनलाइन हमें इतना ज्यादा आइडिया नहीं था। अभी तो स्क्रीन टाइम और बढ़ गया है, जबकि स्क्रीन टाइम इज नॉट एडवाइजेबल फॉर किड्स, बट अभी और कोई देयर इज नो अदर ऑप्शन, तो वो बढ़ गया है। प्लस पिछले 5-6 साल में हम ये देख सकते हैं कि जिस तरीके से ऑनलाइन और हमारा ये इंटरनेट की वजह से या एक्सपोजर जो हमें मिलता है, बच्चों को मिला है, वो दैट हैज टेकन आवर किड्स फ्रॉम बहुत बड़ा चेंज है। इफ यू लुक एट किड्स 10 साल पहले और आज पिछले 4-5 साल में जो आप चेंज देखते हैं, बहुत बड़ा चेंज है। मतलब उस पर वी हैव ग्रोन वेरी फास्ट। बट हमारे पेरेंटिंग स्टाइल में, हमारे बच्चों के को डील करने के स्टाइल में हैव वी चेंज्ड? क्या हमारा वो स्टाइल चेंज हुआ है? क्या आप लोगों ने रियलाइज किया कि आपका स्टाइल चेंज हुआ कि नहीं हुआ? जिस तरीके से आप बच्चों हुआ है, मुझे तो नजर नहीं आता। मुझे बहुत कम ऐसा लगता है कि वी हैव एक्चुअली चेंज आवर स्टाइल। हम लोग उसी तरीके से चला रहे हैं, एंड वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, स्पेशली टीनेज पेरेंट्स के लिए। अभी मतलब जिसके बच्चे छोटे हैं, नर्सरी में हैं या अभी स्कूल जाना शुरू हुए हैं, छोटे बच्चे हैं, उनमें तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम। बट जो टीनेज
ग्रुप है, जिनके बच्चे टीनेजर्स हैं, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम ज्यादा है, उनको थोड़ा डील करने में बहुत ज्यादा इश्यूज हैं। प्लस आपने नोट किया होगा, जैसे ही कोई हमें बड़ी सेलिब्रिटी की, जैसे मुझे याद है 2 साल पहले, इस साल 2 साल हो जाएंगे, सुशांत सिंह राजपूत का जो केस आया था, विच वॉज सुसाइड। सो ऐसे कोई भी हम न्यूज सुनते हैं, कहीं पर भी कुछ देखते हैं कि सुसाइड किसी ने कर लिया, पता ही नहीं चला क्या हुआ, प्रेशर इतना ज्यादा है। और अगेन ऐसी किसी भी न्यूज के बाद हमें लगता है हमें पता कैसे नहीं चला कि हमारे बच्चे के मन में चल क्या रहा था। ये हमें अगर टाइम से पता लग जाता तो हम शायद कुछ ठीक कर पाते, कुछ हम हेल्प कर पाते अपने बच्चे की, हम ऐसी कोई चीजें कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, जब हम ऐसा, और हम लोग वेट करते हैं, सी हम लोग की सबकी जो मेमोरीज हैं बहुत शॉर्ट लिव्ड है, और हम भूल जाते हैं बड़ी जल्दी कोई चीज अगर होती है, हम वापस अपने उसी ट्रैक पे चले जाते हैं। बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे कुछ टूल्स अगर हमें मिल जाए जिससे हमें याद रहे, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं, क्योंकि लेंदी अगर है तो लेंदी में तो सब कुछ पता लगेगा ही आपको, जो अगर आप पूरा कोर्स जैसे है ग्राफोलॉजी है, अगर आप पूरा सीखेंगे तो आपको तो सब कुछ पता लगेगा। बट अगर आपको नटशेल में कुछ चीजें ऐसी मिल जाए जिससे आप देख के बता पाए कि अरे अच्छा ये देखा आपने, सैंपल देखा इस बच्चे के अंदर, तो चलो ये कुछ चीजें जो हमेशा आपके दिमाग में बैठ जाएंगी परमानेंटली, और वो फिर आप किसी भी सैंपल में देखेंगे आपको हमेशा ध्यान आ जाएगी, पता लग जाएगा, एंड यू कैन टेक करेक्टिव एक्शंस। बड़े आसानी से, बहुत जल्दी आपको सारे एक्शन करेक्टिव उसको ठीक कर सकते हैं चीजों को। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हैंडराइटिंग क्यों, उसके बारे में हम बात करते हैं कि वाई ओनली हैंडराइटिंग इज इम्पोर्टेंट। सी हैंडराइटिंग बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आई विल शेयर अ प्रेजेंटेशन विद यू गाइज, एंड उस पर हम शुरू करते हैं कि बच्चों के मन में व्हाट्स इन योर चाइल्ड्स माइंड क्या है, और वाई हैंडराइटिंग, हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें अभी। वैसे वी विल डिस्कस अबाउट क्यों हैंडराइटिंग जरूरी है, वाई इज हैंडराइटिंग अ वेरी वेरी मैग्निफिसेंट टूल टू लुक, मतलब एक्चुअली, एंड देन हैंडराइटिंग और सबकॉन्शियस माइंड का क्या रिलेशन है आपका, क्या ट्रेड्स आपको हैंडराइटिंग में देखने, कौन से स्पेसिफिक लेटर्स पे ध्यान देना है बच्चों के, और कैसे उनको ठीक करना है, एंड देन पेरेंटिंग टिप्स, अगर कोई सैंपल्स वगैरह है तो हम वो भी देखेंगे। सो वाई हैंडराइटिंग। देखिए, हैंडराइटिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं, सो हैंडराइटिंग इज अ न्यूरोमस्कुलर टास्क, विच इज से यहाँ पर आपके आपके हाथ का मसल और आपकी ब्रेन का जो ब्रेन, हाथ और ब्रेन दोनों ही कनेक्टेड है। कुछ भी चीज लिखने के लिए दोनों ही चीजों का इस्तेमाल होता है। लगभग 40 से ज्यादा मसल टेंडन्स है आपके हाथ में, वो यूज होती हैं एक भी लेटर, एक भी ग्राफ, एक भी पॉइंट डालने में। और वो ग्राफ कहाँ पे लगना है, लेटर कैसे बनना है, उसका स्टाइलिंग कैसे होना है, सब कुछ हमारा ब्रेन बताता है। हैंडराइटिंग इज सच अ पावरफुल टूल। अगर आप हैंडराइटिंग जैसे जो भी आप लिख रहे हैं, आप देखेंगे, आप अपनी हैंडराइटिंग को अगर बचपन की कोई कॉपी आप उठा के देखेंगे, 10 कॉपीज अगर आप मिला दें, आपको अपनी हैंडराइटिंग पहचाननी है उसमें से, तो भी आप पहचान लेंगे कि ये मेरी हैंडराइटिंग है। एंड जितने लोग हैं, हर किसी की जैसे फिंगरप्रिंट सबके अलग है, वैसे हैंडराइटिंग भी सबकी अलग है। ऑल्दो हमें स्कूल में सबको एक जैसा ही सिखाया गया है, सबको वही कर्सिव राइटिंग से वैसे ही सिखाया गया था, वैसे ही पेन पकड़ना सिखाया था, बट हम सबकी हैंडराइटिंग डिफरेंट आती है। ऐसा क्यों है? ट्विंस है, ट्विंस की भी हैंडराइटिंग डिफरेंट होगी। कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब सिंस हम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और ये सारी चीजें भी करते हैं, देखते हैं, तो उसमें हमें ये ट्विंस वाला बड़ा चैलेंज आता है कि ट्विंस को हम कैसे स्टडी करें, कि उनके नेचर क्यों अलग है। तो ट्विंस वाला जो उन सबकी हैंडराइटिंग अलग होगी, ट्विंस की हैंडराइटिंग अलग होगी, और जबकि टाइमिंग सेम है, कुंडली सेम बनती है, न्यूमरोलॉजी में भी सेम सब कुछ आता है, बट अगेन वाई, बिकॉज दे हैव टू डिफरेंट माइंड्स। इनफैक्ट सियामिस ट्विंस की भी, सियामिस ट्विंस आप लोग समझते हैं, जो जुड़े होते हैं, बॉडी से जुड़े होते हैं, जो अलग अलग है, उन लोगों के भी हैंडराइटिंग डिफरेंट है। दोनों अगर अलग अलग लिखेंगे तो दोनों चीजें अलग, दोनों की हैंडराइटिंग अलग आती है। क्यों? क्योंकि हैंडराइटिंग इज नॉट जस्ट हैंडराइटिंग, हैंडराइटिंग इज योर ब्रेन राइटिंग। When I say handwriting is brain writing, it means that it is about your brain, which is, मतलब आपकी ब्रेन लिख रही है, आप नहीं लिख रहे हैं। तो आप जो भी आप लिख रहे हैं, आपका से आपका ध्यान हमेशा किस पे रहेगा, कंटेंट पे रहेगा, टॉपिक पे रहेगा जिस पे आप लिखना चाह रहे हैं। लेकिन आप जब लिखेंगे
तो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो जो बता रहा है, जो उसकी जो डिजाइनिंग है, पेपर पे कैसा प्रिंट पड़ रहा है, वो जो आपके माइंड में चल रहा है, वो एग्जैक्टली वही चीज बताएगी, उसी वो चीज प्रिंट होगी, नथिंग एल्स। सो हैंड राइटिंग इज योर ब्रेन राइटिंग। अब हम इसमें जैसे हम आपका बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, बॉडी में क्या डिफेक्ट है आपका, या बॉडी में कोई बीमारी है, उसके लिए डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट बोलता है कि आपको ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। अब आप समझिए हैंड राइटिंग सैंपल अगर आपके हाथ में है, तो आपका उसका ब्रेन का सैंपल है आपका, उसके मन में दिमाग में क्या चल रहा है वो उसका हैंड राइटिंग में सब कुछ लिखा हुआ है। और ये रिसर्च का काफी सालों की रिसर्च के बाद ये चीजें, और इसमें कंटिन्यूस डेवलपमेंट हो रही है। प्लस 100% एक्यूरेटली आप इसमें बता सकते हैं कि किसके मन में क्या चीज चल रही है, कैसे उसके अंदर, और वो वाली चीजें वो किसी से शेयर नहीं करता। बाहर से देखने में सब बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन अगर हैंड राइटिंग बता रही है कि उसमें कुछ गड़बड़ है, तो वो गड़बड़ 100% है। भले वो शेयर करे ना करे, भले आपकी नजरों में, आपके परसेप्शन में वैसा है कि नहीं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हैंड राइटिंग झूठ नहीं बोलेगी। योर हैंड राइटिंग विल नेवर लाई। यू माइट लाई एज मच यू वांट, बट आपकी हैंड राइटिंग कभी झूठ नहीं बोलेगी। तो ये सारी चीजें हैं इसमें, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। और क्यों होता है ये, क्योंकि देखिए हमारा जो भी, हम बॉडी में हम जो भी काम करते हैं, हमारा कॉन्शियस ब्रेन, सबकॉन्शियस ब्रेन, अब ये समझ लीजिए हमारे ब्रेन के दो पार्ट्स हैं, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस। कॉन्शियस जो है वो सिर्फ 6% काम करता है, 94% आपकी बॉडी जो काम करती है वो सबकॉन्शियसली काम करती है। जब बच्चा पैदा होता है तो एकदम कॉन्शियस होता है, 100% कॉन्शियस होता है, वो धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड डेवलप होता है, और 3 महीने के अंदर अंदर वो कॉन्शियस माइंड कम हो जाता है, उसका परसेंटेज काम करने का, और सबकॉन्शियस माइंड टेक्स ओवर। तो आप देख, मतलब ये, हम जब बच्चा नया होता है, आपने देखा छोटा, जब बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी जो होता है, वो एकदम ऐसे हमेशा अवेयरनेस की स्टेट में रहता है, उसको हर चीज एकदम ऐसे आंखें खोल के देखता है, सब चेक करता है, वो कॉन्शियस ब्रेन उसका उस टाइम बहुत एक्टिव है। धीरे धीरे सबकॉन्शियस उसको चीजें पता लगने लगती है, आदत पड़ जाती है। जैसे हमारी ड्राइविंग है, अगर आप गाड़ी ड्राइव करेंगे तो इनिशियली जब सीखेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा सीखने में, और आप काफी अवेयर रहेंगे। लेकिन जैसे एक बार आपको आदत, वो सबकॉन्शियस माइंड में वो हैबिट पड़ गई, तो फिर वो हैबिट जब पड़ती है तो फिर हैबिट के हिसाब से आप काम करते हैं, आप फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। एंड देयरफॉर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, हैंड राइटिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट सबकॉन्शियस माइंड। जो भी, और ये जो है एज के साथ डेवलप होती है। 6 साल 7 साल की एज तक धीरे धीरे आप लिखना सीखते हैं, पेन पकड़ना सीखते हैं, पेन को ठीक से होल्ड करना सीखते हैं। 7 to 14 तक आप धीरे, आपका इन्फ्लुएंस जो है, 7 साल तक बच्चे के दिमाग में जो इन्फ्लुएंस है वो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स का है। 0 to 7 years सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड है बच्चे की परवरिश के लिए, 0 to 7 years, क्योंकि बच्चा के दिमाग में वही जाता है जो उसके पेरेंट्स कहते हैं, और जो पेरेंट्स कह रहे वो उसके लिए सब कुछ पत्थर की लकीर है, सच है। वो कभी क्वेश्चन नहीं करता। 7 साल के बाद वो जैसे बाहर जाता है, मिलता है अपने दोस्तों से, अपने स्कूल में बाकी लोगों से जब इंटरेक्शन होता है, तो उसको थोड़ा सा अवेयरनेस और आती है। अब वो उसके दिमाग में क्वेश्चन शुरू होते हैं, वो क्वेश्चन करना शुरू करता है। अब उसको कैसे एड्रेस करते हैं वो हमारा अलग। तो ये 0 to 14 years का जो टाइम है हमारे बच्चों के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है, क्योंकि यहाँ पर उनकी वैल्यूज बनती है, उनका बिलीफ सिस्टम बनता है, वैल्यूज बनाने का टाइम है। तो और जिंदगी भर रहती है वो वैल्यूज आपके लिए भी। जो आप अभी करते हैं काम, कुछ भी काम करते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ में, उस डिसीजन का जो बेसिस है वो आपका वैल्यू सिस्टम है, जो वैल्यू सिस्टम आपका बचपन में बन गया था। आपको कोई आदमी अच्छा लगेगा, कोई खराब लगेगा, वो तभी लगेगा जब अगर वो आपके वैल्यू सेट के साथ मैच करेगा, तो उसको आपको अच्छा लगेगा, अगर नहीं मैच करेगा तो वो आपको खराब लगेगा। तो ये वैल्यू सेट हमारा जो है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही वैल्यूज, यही रिपीटेड थॉट्स, यही चीजें जो है हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाती है। एंड पेरेंटिंग कोई वन टाइम टास्क नहीं है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, जिंदगी भर चलता रहेगा। जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप पेरेंट हैं जिसके बच्चे हैं, और जब तक आप आपके खत्म, मतलब उससे पहले आपका। और लेकिन टास्क जो है सबसे इंपॉर्टेंट पेरेंटिंग का जो टास्क है, वो टास्क हमारे 16 साल की एज तक का है। बच्चे 0 to 16 years वाला जो टी पीरियड है वो सबसे इंपॉर्टेंट है एज अ पेरेंट, एंड दैट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। एंड पेरेंटिंग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब अब ये कह सकते हैं आपकी पेरेंटिंग की जो रिपोर्ट कार्ड है
वो आपके बच्चे की हैंडराइटिंग में भी मिल जाएगी। आपने एज अ पेरेंट कितना अच्छा काम किया, कितना खराब काम किया, वो आपके बच्चे की हैंडराइटिंग में आप आराम से देख सकते हैं। तो उसको आप अगर देखेंगे, तो अगर आप लोगों के पास सैंपल्स हैं, बहुत अच्छी बात है, बच्चों के सैंपल्स आप अपने पास रखिए और देखिए उसके अंदर हमें क्या क्या चीजें देखनी है, कैसे करना है। अब हम कुछ ग्राफोलॉजी के भी बारे में बात करेंगे आपके लिए, जिन लोगों को थोड़ा भी आइडिया नहीं है उसके बारे में, तो उसको उनको आइडिया भी लगेगा, कुछ नई नई चीजें भी देखने को मिलेंगी। सो फॉर एनी क्वेश्चन इफ यू हैव, यू कैन आस्क एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। सर मेरा लड़का 6 स्टैंडर्ड में है, 12 इयर्स ओल्ड, तो उसके हाँ। स्कूल की हैंड राइटिंग है, मतलब स्कूल में जो उसने लेटर राइटिंग लिखा है, हाँ। तो वो सैंपल है मेरे पास, तो मैं क्या वो यूज कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हैं आप, वही यूज करना है आपने। जनरली जो देखना है वो आपके लिए तो अलग से बैठ के देखेगा नहीं। हाँ हाँ आपने क्या है, कभी एट रैंडम महीने में 2 महीने में ऐसा कॉपी उठाया, उसका देख लिया क्या लिख रहा है वो, हाँ 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 वो वो है। कैसे, हाँ बस वो चीज अगर आप देख लेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि ये चीज क्या है इसमें, मतलब इसके अंदर वट जो भी आप, मतलब वो आपको बहुत बढ़िया आइडिया लग जाएगा उस चीज में, जब एक बार आप उस चीज को देखेंगे। तो उससे ज्यादा आपको पीछे पड़ने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आप खामखा अपने ब्लड प्रेशर बढ़ाए। क्योंकि हैंड राइटिंग क्या होता है, हैंड राइटिंग अभी आपका ये करंट स्टेट ऑफ माइंड जो है उसको रिफ्लेक्ट करता है। जो आज मेरे मन में क्या चल रहा है, मुझे हैंडराइटिंग वो चीज बताएगी आपकी कैसा चल रहा है। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ लेटर्स की फॉर्मेशन और आपकी हैंडराइटिंग का स्टाइल फिक्स हो जाता है, परमानेंट हो जाता है, वो वैसे ही रहता है जैसा आपका बचपन में था। तो आप देखेंगे आपके बचपन की हैंडराइटिंग और आज की हैंडराइटिंग में ज्यादा फर्क नहीं होगा। आप अभी तक वही पढ़ सकते हैं जो आपने बचपन में जैसा लिखते थे वैसे आज भी लिख रहे हैं। कुछ एक चीजें चेंज होती हैं उसमें, जो चेंज होंगी हम वो बात करेंगे, बताएंगे कि क्या क्या चीजें चेंज हो सकती हैं। अब ये है ब्लैंक पेज, अगर आप लोगों को आइडिया हो, एक खाली पेज आप ले लीजिए। ब्लैंक पेज में को ये आपकी लाइफ का पेज है, समझ लीजिए ये आपके 24 घंटे हैं दिन के, ये आपकी लाइफ है अभी तक की। ब्लैंक पेज का लेफ्ट हैंड साइड इज योर पास्ट। ब्लैंक पे ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको मार्जिन बोलते हैं, जो मार्जिन है ऊपर वाला जो पोर्शन है ये भी पास्ट है, राइट हैंड साइड वाला फ्यूचर है और नीचे वाला भी फ्यूचर है। वैसे तो कई तरीके के मार्जिन होते हैं इसमें, हमें जो मार्जिन देखने सिर्फ पास्ट वाले या फ्यूचर वाले दो चीजें हमें देखनी है कि किस तरीके से है मार्जिन, क्या कैसा बनाया हुआ है। तो अगर ब्लैंक A4 शीट पे हम देखते हैं मार्जिन को, तो हमें आइडिया लग जाएगा मार्जिन किस तरीके का होता है। मार्जिन से मैं आपको एक लेट मी ट्राई एंड शो यू वन, मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ कि हम मार्जिन देखेंगे कैसे, क्या होता है मार्जिन का, मतलब जिनको नहीं आइडिया है मार्जिन का। सो आई विल जस्ट शो यू अ सैंपल। देखिए ये एक सैंपल है। अब ये सैंपल जो है यहाँ पर मार्जिन हम कैसे देखेंगे, ठीक है। ये मैं सिर्फ आपको मार्जिन दिखाने के लिए कर रहा हूँ। जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड का मार्जिन में अगर बात करूंगा, तो ये लेफ्ट हैंड साइड का मार्जिन जो है ये है। तो ये चीज आपने देखनी है, क्या मार्जिन है, लेफ्ट हैंड साइड का मार्जिन कितनी जगह छोड़ी हुई है लेफ्ट हैंड साइड पे। और अगर हम सबको आपको याद हो तो जितने भी कॉपीज हैं, जितनी भी कॉपीज हम लोग को पढ़ाई जाती थी, जितनी भी कॉपीज होती थी, उन सब में हमें मार्जिन जो थे एक मार्जिन बना के दिया जाता था। एक मार्जिन बना हुआ होता था, उससे हमें आगे ही लिखना पड़ता था। तो हमें सिखाया जाता था मार्जिन है, क्योंकि वो मार्जिन जो है वो हमारा पास्ट है, हमारा कल्चर, हमारे रूट्स, हमारे पेरेंट्स, हमारी सोसाइटी, वो सब चीजों को बताता है। और पास्ट लेफ्ट हैंड साइड पे आप कितनी जगह छोड़ रहे हैं, वो ये बताएगा कि आप कितनी रिस्पेक्ट करते हैं अपने अपने कल्चर की, अपने आप कितना रिलेट करते हैं उन सब चीजों से, और अपने कितनी रिस्पेक्ट, क्या आपको कितनी वैल्यू करते हैं आप अपने पेरेंट्स की। सो बच्चे अगर लेफ्ट हैंड साइड पे मार्जिन छोड़ रहे हैं, ब्लैंक शीट के ऊपर देखिएगा, मार्जिन वाली रूल शीट पे नहीं, तो वो हम कह सकते हैं कि दैट मार्जिन इज बेसिकली रिस्पेक्ट गिवन टू एल्डर्स। धीरे धीरे आप देखेंगे जब आपको एक रजिस्टर दिया जाता है तो आप कोई मार्जिन नहीं छोड़ते, बच्चे मार्जिन बिल्कुल नहीं छोड़ते अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले पेपर साइड पे, और वो पूरा पेपर यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। नथिंग रॉन्ग इन इट, धीरे धीरे वो मार्जिन भी वापस आ जाएगा, क्योंकि एक एज होती है, उस एज में अगर वो मार्जिन नहीं छोड़ रहे चलेगा, आपको ज्यादा परेशान होने की, टेंशन लेने की उसमें जरूरत नहीं है। तो दैट इज वन बेसिक मार्जिन का जो सवाल है।
दूसरा उसी तरीके से हमें राइट मार्जिन देखना है, राइट हैंड साइड पे जो मार्जिन है ये चीज चेक करनी है। राइट हैंड साइड मार्जिन वाला हमारा फ्यूचर है, तो आपके बच्चे की अप्रोच फ्यूचर को लेके कैसी है वो चीज पता लगेगी आपको, कि आप बच्चा फ्यूचर को किस तरीके से अप्रोच कर रहा है। जैसे मान लीजिए अभी आप चाहते हैं कि आपका बच्चा लाइफ में जितनी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है उसको, वो सारी अपॉर्चुनिटीज को ले। और ये अगर मैंने पेज बनाया और उसने लिखा है यहाँ पर, ऐसे लिखना शुरू किया, एंड ही इज नॉट गोइंग टिल द एंड, लास्ट के एंड तक नहीं जा रहा है, बीच में ही रुक जा रहा है, और जो भी वर्ड है उसको नीचे लेके आ जा रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है उसका वर्ड। तो अगर इस तरीके से अगर लिख रहा है तो विच वुड मीन कि ही इज नॉट अप्रोचिंग हिज फ्यूचर टू द फुलेस्ट इन हिज फुल पोटेंशियल। वो अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो है, जो लाइफ में उसके मौके मिलने वाले हैं, जो वो प्रोबेबली छोड़ रहा है। तो ही इज लिविंग लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन फॉर फ्यूचर। अपने फ्यूचर को जिस स्पीड जैसे उसको अप्रोच करना चाहिए, इज नॉट अप्रोचिंग हिज फ्यूचर दैट वे। तो राइट हैंड साइड मार्जिन जो है ये पूरा एंड तक जाना चाहिए बच्चे का हमेशा। तो उसको यही सिखाना है बच्चे को कि एंड तक लेके जाओ। अगर वो एंड तक लिखेगा, सो आप कह सकते हैं कि यस, द किड विल टेक ऑल द अपॉर्चुनिटीज विच विल कम हिज वे। ये अपॉर्चुनिटीज के लिए हो गया पास्ट। ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों के लिए हमें राइट हैंड साइड मार्जिन देखना चाहिए, क्योंकि वो उनका फ्यूचर को अप्रोच कैसे कर रहे हैं उसके बारे में बताएगा। Any question on margins? No question is good. मार्जिन्स के बाद आते हैं हम बेसलाइन पे। बेसलाइन क्या है? जिस तरीके से हम लिखते हैं पेपर के ऊपर, एक इमेजिनरी लाइन समझ लीजिए हर लेटर के नीचे, लाइन के नीचे आई हुई है, दैट इज योर बेसलाइन। अब बेसलाइन में हमें सिर्फ एक चीज का ध्यान देना है कि कोई भी बेसलाइन डिसेंडिंग ना हो। डिसेंडिंग मतलब नीचे की तरफ जाती हुई बेसलाइन ना हो। अब वो कैसे हम देखेंगे वो भी मैं आपको इसी उसमें बताता हूँ। ये जैसे ये वाला एग्जांपल है, यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पे इमेजिनरी लाइन नीचे हम ड्रॉ कर देते हैं, किसी भी लाइन के नीचे आप ड्रॉ कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके नीचे जैसे मैंने ये ड्रॉ किया इधर, ये तो अगर आप देखेंगे जहां पे स्टार्ट हुआ और जहां पे फिनिश हो रहा है, ये दिस इज गोइंग टुवर्ड्स अप। एक हैंड राइटिंग में दिख रहा है ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं सारे लाइन जो है ना, स्लांट पे इंक्लाइंड है, डिक्लाइनिंग नहीं, नीचे की तरफ नहीं टेपर हो रहा। तो नीचे की तरफ टेपर नहीं होना चाहिए, नीचे की तरफ उसको गिरना नहीं चाहिए बेसलाइन को। अगर हैंडराइटिंग नीचे की तरफ जा रही है तो इसका मतलब ये है कि बच्चे की लाइफ में कुछ अभी रिसेंटली, या वो अभी नेगेटिव थिंकिंग पे है, कुछ गलत हो सकता है, कुछ एग्जाम में खराब मार्क्स आए हो, टीनेज वाला है तो हो सकता है कि उसको किसी ने कभी किसी लड़की ने मना कर दिया, लड़की को लड़के ने मना कर दिया, मतलब जो लव ब्रेकअप हो गया कभी, तो उस केस में कभी रिजल्ट खराब आ गया, फेल हो गए, डांट पड़ी है घर में बहुत जोर से और बहुत मायूस है बच्चा, तो वो डिसेंडिंग बेसलाइन बनाएगा। अगर डिसेंडिंग बेसलाइन आपको किसी भी बच्चे में दिखती है तो दैट नीड्स इमीडिएट करेक्शन। सबसे खतरनाक चीज है वो डिसेंडिंग बेसलाइन नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे के केस में, क्योंकि अगर डिसेंडिंग जो हैंडराइटिंग है वो नीचे की तरफ जाती हुई दिखेगी, इसका मतलब ये है कि ही इज फीलिंग डिप्रेस्ड। वो उससे आप बात करिए, उससे आपको बात करनी पड़ेगी। जितनी आप बात करेंगे ही विल टेल यू अबाउट कि हाँ ये सही है गलत है, या कुछ जो भी अगर उसकी जो मन की जो प्रॉब्लम्स है वो आपको बताएगा। सो स्पीक टू दैट किड, स्पीक टू दैट बॉय और गर्ल एंड फाइंड आउट कि क्या हुआ उसके साथ। वो अपने आप ही उसकी बेसलाइन जो है ड्रॉ कॉपी में वो नीचे जानी शुरू हो जाएगी। अगर वो रूल शीट पे भी लिख रहा है उसमें भी वो नीचे की तरफ उसका पैटर्न दिखाई देगा आपको जाता हुआ। तो बेसलाइन इज अगेन अ वेरी वेरी important thing, which is because it should tell you about ये काम पूरा करेगा कि बीच में छोड़ देगा, डिप्रेसिव टेंडेंसी तो नहीं है, या कोई भी सिचुएशन है जिसकी वजह से वो अनहैप्पी है। तीसरा एक और चीज इसके बाद आती है बेसलाइन के बाद, स्लांट। अब स्लांट क्या होता है? स्लांट इज बेसिकली, आई होप एवरीबडी नोज व्हाट स्लांट इज। किसी को आइडिया नहीं है तो प्लीज रेज योर हैंड्स, आई विल प्रोबब्ली टेल यू।
what slant is. हम लोगों ने करा है स्लांट, वैसे सिग्नेचर्स में सभी काफी लोग थे, तो स्लांट का आइडिया है आप लोगों को? यस सर, बट आप एक बार बता दीजिए। फिर भी बता देता, हमने बताऊंगा तो वैसे भी, अगर आप नहीं भी कहते तो भी मैं बताता ही। बट स्लांट देखिए, स्लांट क्या है? स्लांट कुछ लोग लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड तरीके से, मतलब जैसे मैंने ऐसे ऐसे लिखा है, दिस इज बेसिकली बेंडिंग टुवर्ड्स लेफ्ट। कुछ स्ट्रेट लिखते हैं एंड सम पीपल विल राइट लाइक दिस, राइट हैंड साइड की तरफ। ये आपको अपने बच्चे का नेचर बताएगा कि किस तरीके का बच्चे का नेचर है। जिनका भी लेफ्टवर्ड स्लांट है, एंड ये सिर्फ नेचर बता रहा है, क्या चीज सही है गलत है वो आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है इसमें। So it is not necessary that you add your judgment to this. आपको जज नहीं करना है कि वो सही है गलत है, बस आपको पता होना चाहिए कि नेचर कैसा है। क्योंकि अगर आपको मालूम है बच्चे का नेचर किस तरीके का है, तो आप उसको उसी तरीके से बात करेंगे आप। अब मान लीजिए जैसे लेफ्ट स्लांट वाला जो कोई बच्चा है जिसका हैंडराइटिंग लेफ्ट की तरफ झुकता है, वो इंट्रोवर्ट है। अब इंट्रोवर्ट क्या होता है? इंट्रोवर्ट इज समवन हु विल नॉट ओपन अप विद न्यू पीपल। उसके बहुत लिमिटेड दोस्त होंगे, बहुत कम लोगों से वो बात करेगा, दिल की बात बहुत अंदर ही रखेगा, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करेगा, अपनी फीलिंग्स को सामने आने नहीं देगा। तो ऐसा बच्चा रहेगा। लेफ्ट वर्ड है तो आप कोशिश करिए उसके सबसे अच्छे दोस्त बने। अगर लेफ्ट लिखता कोई तो उसकी आप कोशिश करिए कि उसके लिए आप उससे थोड़ा टाइम ज्यादा स्पेंड करें, और उसको ज्यादा फोर्स ना करें कि आप तू बाहर चल, बाहर चल, बाहर निकल, लोगों से मिल, ये मिलता नहीं है। एंड स्टॉप कंप्लेनिंग। हम लोग बात करेंगे, हम लोग ये बहुत बार अपने फ्रेंड्स के, अपने बच्चे के सामने या किसी दूसरे के सामने हम ये चीज बोलते हैं कि अरे ये तो बाहर ही नहीं आता, ये किसी के साथ बोलता नहीं है, ही डजंट मिक्स अप विद एनीवन, ही डजंट हैव एनी फ्रेंड्स। ऐसे बहुत सारी चीजें हम अगर बच्चे के सामने, किसी और, आप अपने दोस्त या अपने रिश्तेदारों के सामने ऐसी बातें कर रहे हैं, दैट गिव्स अ वेरी वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द किड। तो लेफ्ट हैंड, तो अब इंट्रोवर्ट है आप उसको जितना मर्जी फोर्स कर ले वो बाहर नहीं जाने वाला। इंट्रोवर्ट जितने भी हैं वो अपनी मदर्स के साथ बहुत ज्यादा अटैच रहते हैं। लेफ्ट वर्ड स्लैंट वो मदर्स के साथ बहुत ज्यादा अटैच रहेंगे। और राइट वर्ड तो, और ये जो स्ट्रेट हैंडराइटिंग लिखते हैं ये लोग लॉजिकल लोग हैं, ये मतलब आने पे बोलेंगे, जितना चाहिए उतना बोलेंगे। ये लोग फालतू ना तो ज्यादा इंट्रोवर्ट रहेंगे ना ज्यादा एक्सट्रोवर्ट रहेंगे। स्ट्रेट लिखने वाले these people will have a control over their emotions. कितना इमोशन मुझे दिखाना है मुझे मालूम है, मुझे ज्यादा इमोशन कब दिखाना है ये भी मुझे मालूम है, मुझे कम इमोशन कब दिखाना है ये भी मुझे मालूम है। सो आई वुड प्रॉब्ली यूज माई जजमेंट मेरे को क्या किससे बात करनी है, कितने लोगों से बात करनी है, वो चीज हमारा स्ट्रेट लाइन वाला जो है वो बताएगा। सो दीज पीपल विल हैव लिमिटेड फ्रेंड्स बट दे विल हैव मोर फ्रेंड्स देन लेफ्टवर्ड स्लांट पीपल। और ये अपनी अच्छे दोस्त होंगे, अच्छे इनके काफी खास दोस्त होंगे, जो जिनसे दोस्ती होगी काफी पक्की होगी, काफी लंबी चलेगी इनकी दोस्ती। इंट्रोवर्ट का एक बार ये एग्जांपल और बता दीजिए, कैसे होती है इंट्रोवर्ट राइटिंग? इंट्रोवर्ट हैंडराइटिंग चले मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, मिल जाएगी। ये जो दिख रही है आपको इधर राइट हैंड साइड पे, जिसकी की हैंडराइटिंग लेफ्ट की तरफ बेंट है, ये वाली हैंडराइटिंग इंट्रोवर्ट वाली हैंडराइटिंग। सर ये थोड़ा जूम करेंगे? ये आपको दिख नहीं रहा इतना बड़ा? आप फोन पे देख रहे हैं क्या? हाँ जी। तो आप अपने फोन को जूम कर ले, उस पर ये सबसे ज्यादा जूम है, इससे ज्यादा जूम नहीं हो सकती है। ओके, थैंक यू। हाँ, ये लेफ्ट हैंड साइड पे बेंट है ना, ये आप देख रहे हैं लेफ्ट पे की तरफ बेंट है ये यस यस। हैंडराइटिंग सारी। ये इस वाली हैंडराइटिंग की बात कर रहा हूँ। ओके, नाउ आई गॉट इट, थैंक यू। हाँ, तो ये इंट्रोवर्ट वाली हैंडराइटिंग हो। स्ट्रेट वाली तो आपको मालूम है स्ट्रेट की हैंडराइटिंग कैसे होगी, एंड राइट वाली जो हैंडराइटिंग है वो थोड़ा सा राइटवर्ड होगी। तो राइटवर्ड सी, कोई भी इंट्रोवर्ट होना खराब है ऐसा बिल्कुल नहीं है, और एक्सट्रोवर्ट होना अच्छा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
ये अपने आप दिमाग से निकाल दीजिए, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई इंट्रोवर्ट। अब जितने भी हमारे सिंगर्स हैं, क्रिएटिव लोग जितने भी हैं, चाहे वो सिंगर्स हुए, चाहे वो राइटर्स हुए, चाहे वो एक्टर्स हुए, मोस्ट ऑफ देम आर इंट्रोवर्ट। वो दिखाने के लिए भले पर्दे में कैसे भी दिखे, जो भी करे, बट ज्यादातर लोग जितने भी क्रिएटिविटी में आते हैं, जितने भी पेंटर्स हैं, जितने ये सारे के सारे, बहुत कम लोग होते हैं इनकी जान पहचान वाले, ये अपने इमोशंस को, इनका वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इमोशन जो है इनका आर्ट फॉर्म बन जाता है। तो ये ऐसा नहीं कि वो खराब हो गया, अपनी लाइफ में तरक्की नहीं कर पाएगा, बट हाँ, इंट्रोवर्ट पर्सन एक नए अजनबी लोगों के सामने उसको मिलना है, वैसा काम करेगा तो वो काम सूट नहीं करेगा उसको। अकेले में बैठ के काम करना है, वो काम बहुत सूट करेगा उसको। वही एक्सट्रोवर्ट वाला बंदे को अगर आप एक कमरे में बिठा दोगे, बोलोगे सारा दिन कंप्यूटर के ऊपर बैठ के काम कर और नई लोगों से मिलना नहीं है, आपने सिर्फ इतना ही काम करना है, तो वो उसको सूट नहीं करेगा। तो एक्सट्रोवर्ट वाला जो है उसको लोगों से मिलना है, उसको बात करनी है लोगों से। ही इज वेरी एक्सप्रेसिव, ही इज एक्सप्रेसिव अबाउट हिज इमोशंस। अब हमें ये चीज बच्चे की हैंड राइटिंग देखिए हमें कहाँ हेल्प करेगी, वो वहां हेल्प करती है अगर आपका बच्चा इंट्रोवर्ट वाली लेफ्टवर्ड स्लांट की हैंड राइटिंग है, और वो आपसे, और आपको मालूम है वो लिमिटेड बोलता, ज्यादा बोलता नहीं है, तो आपको आइडिया लग जाएगा। अचानक से वो ज्यादा बोलने लगे, अचानक से वो बहुत ज्यादा लोग दोस्त बन जाए, कुछ हो जाए, तो इसका मतलब कुछ हुआ है, लाइफ में चेंज हुआ है, जो उसकी बेसिक नेचर से डिफरेंट दिख रहा है। और एन एक्सट्रोवर्ट स्टार्ट बिहेविंग लाइक एन इंट्रोवर्ट। आपकी हैंडराइटिंग से आपको मालूम है कि वो एक्सट्रोवर्ट आदमी है, लेकिन वो इंट्रोवर्ट हो गया, अपने शेल में चला गया, घर किसी से नहीं मिल रहा, कोई दोस्त, तो वहां पर आपको एक वार्निंग साइन मिल सकता है कि हाँ ये इसके साथ कुछ अभी, ये अब क्या हुआ है इसके साथ। दैट इज वन वेरी वेरी पावरफुल वे टू लुक एट इट, कि क्या बच्चे के साथ अभी क्या हो रहा है, करंट उसमें क्या हो रहा है, या आगे उसको हमें कैसे डील करना है। तो ये लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड स्लांट जो है हैंडराइटिंग का, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन के बारे में बताएगा। सर जैसे मैं अपने बेटे की देख रही हूँ, वो थोड़ी सी कई जगह मिक्स सी लग रही है मुझे, तो हाँ, उसका मतलब क्या? मिक्स देखिए, अब कितना बड़ा बच्चा है आपका? सर ये 17 इयर्स का है। हाँ, तो मिक्स है ना। आप उसका सैंपल आपने भेजा नहीं, आप भेजो सैंपल उसका। यस सर, मैं भेज देती हूँ। देखिए क्या होता है, कई बार बच्चों की हैंडराइटिंग जो है मिक्स भी दिखेगी आपको, और मिक्स में आपको ये देखना है कि ज्यादातर वो स्ट्रेट हैंडराइटिंग में ही आती है। लेफ्ट और राइट कुछ एक वर्ड्स हो सकते हैं जो लेफ्ट है या राइट है। आप ओवरऑल अगर उसको ब्लैंक पेपर पे आप लिखवा के देखिएगा कुछ भी, उसमें आपको आइडिया लग जाएगा। और अगर मिक्स स्लांट है तो मूडी बिहेवियर हो गया, ओके। मतलब कभी तो वो एक्सट्रोवर्ट हो जाएगा, कभी वो बिल्कुल ही इंट्रोवर्ट हो जाएगा, जी सर, तो वो मूडी मैं टाइप का सैंपल हो गया। भेज। तो मूडी टाइप का है क्या आपका बच्चा? सर वैसे तो इंट्रोवर्ट ही ज्यादा, मतलब ज्यादा, पर आजकल जैसे टीनेजर होता जा रहा है तो लोगों से बहुत मिक्सअप होना शुरू कर दिया, जैसे जिम जाना लग गया, तो अब होना, पहले बहुत इंट्रोवर्ट था, अब तो चेंज हो रहा है। अब तो इसके मूड स्विंग्स जो है ऐसे, जब बहुत ज्यादा वेरिएड स्लांट, वेरिएबल स्लांट्स आते हैं हैंडराइटिंग में, तो मूड स्विंग्स ज्यादा होते हैं बच्चों के। नहीं सर, ज्यादा तो नहीं वेरी कर रहे हैं, कुछ कभी कभी कोई वर्ड हो रहा है। तो कभी कभी कोई वर्ड नहीं लेंगे हम ओवरऑल ओके, हैंडराइटिंग आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ओके फाइन सर। फिर हम आते हैं स्पेसिंग पे। स्पेसिंग मतलब दो वर्ड्स के बीच में कितनी जगह दी हुई है। अभी पिछले 2 साल से एक वर्ड आप हम लोग सब सुन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग। तो ये डिस्टेंसिंग ही है, सोशल डिस्टेंसिंग हमें हैंडराइटिंग में दिख जाती है। आप एक वर्ड, 2 वर्ड्स के बीच में कितनी जगह छोड़ रहे हैं लिखने में, वो बताता है आपको कितनी जगह चाहिए, दूसरों से कितनी दूरी, कृपया उचित दूरी बनाए रखें, लिखा रहता है ना कई कई जगह। तो ये उचित दूरी दिख रही है आपको, कितनी दूरी है, आप कितना डिस्टेंस चाहते हैं लोगों से। एंड यू विल बी सरप्राइज, आपको बहुत जगह ये मिलेगा। पीछे लॉकडाउन में तो बहुत सारे सैंपल्स हमने दिखा है कि बच्चों की हैंडराइटिंग में स्पेसिंग अपने आप बढ़ गई। क्यों? क्योंकि वो मिल ही नहीं रहे लोगों से, बात ही नहीं कर रहे लोगों से, बहुत अपने आप डिस्टेंसिंग बढ़ गई। सो जो डिस्टेंसिंग है, दैट डिस्टेंसिंग इज बेसिकली विल बी सीन फ्रॉम वर्ड्स, स्पेस बिटवीन द वर्ड्स। कितना वर्ड, हम कितनी जगह छोड़ रहे हैं, वो बताएगा हमें कितने हमारे हैंडराइटिंग में। तो अगर आपकी जगह बढ़ती जा रही है हैंडराइटिंग में, इसका मतलब वो डिस्टेंस करता जा रहा है अपने आप को लोगों से। कई रीजंस हो सकते हैं इसके पीछे, क्या रीजंस है ये आपको देखने पड़ेंगे। ये आप, और ये स्पेसिंग जो है ये टेम्परेरी फिनोमेना है। बट टेम्परेरी फिनोमेना का मतलब हो गया, जैसे स्लांट था,
स्लांट आपका लाइफ में कभी चेंज नहीं होगा, जैसा आप बचपन में लिखते थे वैसे ही आज भी लिखेंगे। अगर आपका राइट वर्ड लिखते थे तो आज भी राइट वर्ड लिख रहे होंगे, लेफ्ट वर्ड लिखते थे तो आज भी लेफ्ट वर्ड लिख रहे होंगे, या स्ट्रेट लिख रहे होंगे तो आज भी स्ट्रेट लिख रहे होंगे। बट मार्जिन्स कैसे बनेंगे आपके, या स्पेस कितना छोड़ेंगे वर्ड्स के बीच में, ये आपका सब कुछ, या बेसलाइन कैसे जाएगी आपकी, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ये सारी चीजें आपके करंट सिचुएशन को बताती है। पिछले हाल फिलहाल महीने, 2 महीने, 3 महीने में क्या हुआ है आपके साथ, उस चीज को रिप्रेजेंट करेंगी ये सारी चीजें। तो स्पेसिंग भी अपने आप ऑटोमेटिक आपकी बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिक आपकी कम हो जाएगी। जब स्पेसिंग ज्यादा होती है, जब वर्ड्स में दो वर्ड्स के बीच में स्पेसिंग बढ़ जाएगी, इसका मतलब मेरा और आपके, मुझे डिस्टेंस चाहिए, मेरे को भीड़ वाली जगह में भी नहीं जाना, मुझे लोगों से नहीं मिलना, मेरा ऐसा एटीट्यूड बन जाएगा। तो दैट इज बेसिकली स्पेसिंग बिटवीन 2 वर्ड्स, एंड दैट इज द डिस्टेंस व्हिच यू मेंटेन बिटवीन पीपल। तो स्पेसिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए और ये चेक करिएगा उसका पहले हैंडराइटिंग कैसा था और आज हैंडराइटिंग कैसा है। मतलब ये आप स्पेसिंग, जो चीज मैं कह रहा हूँ, जो आपको टेम्परेरी फिनोमिना है, टेम्परेरी फिनोमिना मतलब हाल फिलहाल की जो चीजें हैं, जो सिचुएशंस है, उस पर डिपेंडेंट है चीजें, ये स्पेसिंग, मार्जिन, बेसलाइंस, ये सारी चीजें। फिर आता है प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये प्रेशर, क्योंकि बच्चों की हैंडराइटिंग में प्रेशर बताता है, ये अपनी उनकी पेरेंटिंग का सीधा सीधा मापदंड है। देखिए बाकी तो सिचुएशन पे डिपेंड कर सकता है कुछ भी, बट प्रेशर जो है हैंडराइटिंग पे आएगा, ये तभी बनेगा जब माँ बाप उसका मतलब बच्चे को अनकंडीशनल लव देते हैं ना, कि ठीक है जी, कोई अनकंडीशनल का मतलब हो गया कोई कंडीशन नहीं लगाई, कंडीशन अप्लाई वाला एस्ट्रिक्स नहीं है, मैं चॉकलेट दूंगा लेकिन उसके लिए मुझे ये काम करके दो, ये तुम्हें ये चीज मिलेगी तो ये चीज करनी पड़ेगी, तो वो कंडीशन हो गई। टास्क बेस्ड हो गए, मेरा लव जो है आई वुड लव बेसिस टास्क, तुम टास्क फुलफिल करो तो तुम्हें ये चीज मिलेगी, ऐसा वाला जो है वो। देन दैट वन ऑफ एंड ऑन हम सब लोग करते हैं, हम कुछ ना कुछ चीजें लगाते हैं इस पे कि आप ये करेंगे, लेकिन अगर हम हर चीज पे ऐसा करने लगेंगे तो दैट बिकम्स कंडीशनल। तो वो हम आई विल लव यू बट देयर इज अ कंडीशन अटैच्ड टू इट, दैट इज रॉन्ग। और वो कहाँ दिखती है हमें, वो हमें दिखती है बच्चे के प्रेशर पे। प्रेशर कैसे देखते हैं, जैसे पेन पकड़ के भाई आपने लिखा है पेपर के ऊपर, तो आपका कोई प्रेशर पड़ रहा है उसके ऊपर, हाथ का एक प्रेशर है, वो आप पेज जब पलटेंगे आप, तो उसके पीछे भी आप अगर हाथ से फील कर सकते हैं कि कुछ लिखा हुआ है उस पर, नीचे वाले पेज पे इंप्रेशन आएगा। तो आप कितने पेजेस पे इंप्रेशन आ रहा है, छोटे बच्चों का अगर आप देखेंगे तो बहुत दबा के लिखते हैं वो लोग, क्योंकि उस टाइम पे उनका अनकंडीशनल लव होता है, माँ बाप भी अनकंडीशनली लव करते हैं उनको, हाँ सब कुछ ठीक है करो जो करना है। धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे तो माँ बाप की कंडीशन आने लग जाएंगी, तो वहां पे प्रेशर अब कम होने लगेगा। अब बड़े बच्चों में, टीनेजर्स में, और जो बिल्कुल हल्का लिखते हैं तो वो कंडीशन बेस्ड है। ये देखने की चीज है, लगभग 10 साल की एज तक आपके बच्चों का प्रेशर जो है बहुत हैवी रहना चाहिए। बच्चों का प्रेशर जो है, हाथ का प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा हैवी चाहिए हमें हर एक पेज के ऊपर, सो दैट इट शोज। बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस तभी आता है, तो बच्चे के अंदर दिमाग में यही बैठता है कि हाँ हर चीज कंडीशन के साथ नहीं मिलेगी, मुझे अनकंडीशनल भी चीजें मिलेंगी, एंड दैट्स व्हाट ही रिफ्लेक्ट्स बैक। अच्छा, पेस्टियोसिटी। ये पेस्टियोसिटी तो वैसे बड़ा, प्रेशर, पेस्टियोसिटी, ये सारे बड़े लेंथी टॉपिक है, बट हमें बच्चों की हैंडराइटिंग स्पेसिफिक अगर हमें कुछ चीजें देखनी है तो हमें देखना होगा कि हम बच्चे, आपने देखा होगा बच्चे, आपने भी किया होगा पहले कभी, किसी न्यूज़पेपर में किसी वो है कोई आपका फिल्म स्टार है, मेल है तो उसको फीमेल बना दिया, फीमेल है तो उसकी मूछे दाढ़ी बना दी। ऐसा करा है आप लोगों ने कभी, शायद आज भी करते हो कभी देख के, तो वो चाहे तब भी करते हो चाहे कभी भी करें, दैट मीन्स अगर आपका बच्चा करते हुए दिखे आपको, किसी फीमेल का फेस खराब करते दिखे, और घर में आप ही हैं फीमेल, सिस्टर नहीं है उसकी कोई, तो समझ लीजिए आपके साथ कुछ प्रॉब्लम है। उसको प्रॉब्लम किसी फीमेल फिगर के साथ है, टीचर भी हो सकती है उसकी, आप भी हो सकते हैं। अगर मेल का फेस खराब कर रहा है तो प्रॉब्लम उसको किसी मेल के साथ है, वो मेल को चेंज करना चाहता है,
क्योंकि उस सिचुएशन में अटका हुआ है और वो किसी और की वजह से अटका हुआ है सिचुएशन में, या कुछ उसको चाहिए जो नहीं मिल रहा है, तो वो कौन नहीं दे रहा है, किसके साथ प्रॉब्लम है, तो वो जिस भी मेल को करेगा अगर खराब, तो वो मेल के साथ प्रॉब्लम बताएगा, फीमेल को करेगा तो मतलब फीमेल के साथ प्रॉब्लम है। फीमेल कुड बी एनीवन, टीचर इन द स्कूल, यू, योर मदर, और whoever, ट्यूशन टीचर, फीमेल जो भी फीमेल या मेल जो भी हो, दोनों ही सूरतों में ऐसा इंसान हो सकता है जो बहुत क्लोज हो उसके। हाँ जी सुप्रिया जी। सर आपने जहाँ पे प्रेशर की बात करी, तो जैसे आपने बोला कि जब अगर हाई प्रेशर है तो अनकंडीशनल लव है। हाँ जी, सर मैं ये चीज नहीं समझ पाई कि वो अनकंडीशनल लव बच्चे को मिल रहा है या बच्चा दे रहा है। बच्चे को मिल रहा है। बच्चा ओके। तो अनकंडीशनल ही करता है। बच्चा थोड़ी कंडीशन लगाता है आपसे। हाँ जी। बच्चा थोड़ी कहेगा कि आप मेरे को जब तक खाना नहीं दोगे मैं भी आपको आई वोंट लव यू बैक। नहीं सर, जैसे अगर कोई बड़ा बच्चा है सपोज, तो उस केस में। हाँ, बड़े बच्चों, देखिए बड़े बच्चों में प्रेशर अपने आप ही कम हो जाएगा। छोटे बच्चे, ये जो चीज प्रेशर वाली जो पॉइंट है, ये 10 साल के बच्चों तक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वो प्रेशर धीरे धीरे अपने आप कम होने लगेगा, और जैसे जैसे कम होगा या जैसे एक न्यूट्रल चीज पे आ जाएगा। और अगर बच्चे की हैंडराइटिंग बहुत हल्की है, बहुत ही हल्की है, मतलब बिल्कुल ही कोई प्रेशर फील ही नहीं हो रहा आपको, तो आप उसको तो ये कि आप कह सकते हैं कि हाँ, उस टाइम पे उसका जो मन में जो चीजें हैं एंड द वे ही हैज बीन डेवलप्ड, वो वैसे ही है कि ये बहुत जल्दी अटैच नहीं होगा चीजों से, ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होगा चीजों में। उसकी अटैचमेंट और इन्वॉल्वमेंट थोड़ी कम होगी चीजों के साथ, और जल्दी मूव ऑन कर जाएगा, अटके चिपकेगा नहीं किसी एक चीज से। हाई प्रेशर जो है, क्योंकि बड़ों की हैंडराइटिंग में प्रेशर हम अलग तरीके से पढ़ते हैं, बच्चों की हैंडराइटिंग में हम उसको थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ते हैं। तो 10 साल की एज तक के लिए है जो प्रेशर ओके वाला सर। पॉइंट है। ओके, थैंक यू। हाँ जी। सर मुझे पूछना है कि जब बच्चा लिखना सीखता है तब वो प्रेशर दे के लिखता है, लेकिन तभी हम लोग उन्हें सिखाते हैं कि इतना प्रेशर नहीं देना है। स्कूल में भी अब वही मत पढ़ाते हैं। सिखाना, अभी मत सिखाना, अभी उसको करने दो। ऊपर आप देखिए, ये सारी चीजें ना आपके सिखाने से नहीं आएंगी। आप तो बहुत कुछ सिखाएंगे बच्चे को, नीट लिखो, नीटनेस के मार्क्स भी मिलते हैं स्कूल में, कहीं लिखता है बच्चा वैसा? नहीं। आपको आप जो मर्जी सिखा लीजिए किसी को भी, लेकिन आप लिखेंगे वही जैसा आपके मन में चल रहा है, ओके। आप वो चेंज नहीं होगा। तो आप जो मर्जी सिखाइए, आप कुछ भी आप कोशिश करिए सिखाने की। आपको कितने लोगों ने सिखाया कैसे हैंडराइटिंग होना है? आपका हैंडराइटिंग वैसे ही बनाना जैसा आपको बनना था, सबका ही वैसा बनता है। वो किसी के सिखाने से नहीं बनता, अपने जैसा हमारा सबकॉन्शियस वो है। बट हाँ, ये हमारे को क्यूज मिल सकते हैं, हमें आइडिया मिल सकता है बच्चे की हैंडराइटिंग देख के, उसके नोटबुक देख के। अभी तक आप नोटबुक देखते थे बच्चे की, कितने मार्क्स आए, टीचर ने क्या रिमार्क दिया उस चीज के लिए। अब आप जब पलटेंगे बुक उसकी, तो कुछ कुछ लेटर्स पे भी ध्यान देंगे, कुछ कुछ उसके जो फॉर्मेशंस है उस पर भी ध्यान देंगे। कहीं कितना कौन सा वो खराब किया हुआ बच्चे की किसी कॉपी पे, अगर आप देखें गंदी सी कोई लड़की ड्रॉ करी और उसको स्क्रैच कर दिया, या लड़की का मूछे बना दी, इसका मतलब कि किसी फीमेल फिगर के साथ। अब यही चीज 10-12 साल के बच्चा है तो हम बोलेंगे कि ये पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, ये टीचर के साथ हो सकती है। यही 17-18-20 साल का है तो अब आप लोग करते हैं अगर, तो क्या आपको किसी, आप चेक कर लीजिएगा कभी भी अगर आप ऐसा कर रहे हो। आप पहले करते हो कि आजकल नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, आप कम हो गया, बड़े हो, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वो चीजें कम हो जाती हैं। लेकिन जब भी आप करेंगे, आप देखिए किसी को मेल फिगर को चेंज करें, इसका मतलब है आप मेल को चेंज करना चाहते हैं। जो भी अपनी लाइफ में है उसको आप उसमें कुछ चेंजेस देखना चाहते हैं जो आप पेपर पे कर रहे हैं। वो सबकॉन्शियसली आपका माइंड जो है वो करवा रहा है, खाली बैठे आपको वो ऐसा उसने कर दिया ये चीज। ये अलग तरीके से हम इसको देख सकते हैं। बाकी थोड़े और टीनेज बच्चे अगर है तो उनके लिए हम डूडल्स के ऊपर भी कर सकते हैं काम, की डूडल्स जो बनाते हैं, ड्राइंग्स बनाते रहते हैं खाली बैठ के, आप भी बनाते होंगे डूडल्स, उनका क्या मतलब होता है, वो डूडल्स के ऊपर भी वो खैर वो अलग सब्जेक्ट है पूरा का पूरा, वो अलग 2-2.5 घंटे का सब्जेक्ट है डूडल्स कैसे, क्योंकि हम पॉपुलर डूडल्स जो है उनके बारे में हम बात कर सकते हैं उसमें। तो ये बट ये जो फेसेस है, चेंजिंग फेसेस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी कॉमन, वेरी वेरी कॉमन। ये सभी लोग करते हैं। तो आप लोग भी जब भी देखें किसी का, या आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ कर रही हो, तो आप समझ सकते हैं कि अच्छा, पूछ सकते हैं मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई कि मैंने क्या किया, कुछ गड़बड़ किया, तो उसमें भी आप चेक कर सकते हैं। ये सबके लिए वैलिड है, बच्चों के लिए भी और आपके लिए भी। अब कुछ लेटर्स हैं
बड़े बड़े इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं। ये जो लेटर है, लेटर आई, सबसे इंपॉर्टेंट लेटर है। मैंने आपको बोला था, आप लोग जब भी अपने बच्चे को बुलाइएगा, अभी अपने पास कभी भी इंस्टेंट टेस्ट है आपका, इंस्टेंट टेस्ट आपके लिए, आपकी पेरेंटिंग के ऊपर। उसको बोलिए, बच्चे को बोलिए, अच्छा लिखो आई एम, अपना नाम लिखो, आई एम सो एंड सो। कैसा आई बना रहा है वो, कैसा आई बना रहा है वो दैट इज द टेस्ट, दैट इज योर टेस्ट ऑफ पेरेंटिंग। क्यों? क्योंकि आई का जो ऊपर आई 3 हिस्सों में बनता है, आई 3 हिस्सों में बनता है। आई का जो हम बात कर रहे हैं, और ये हमारा ग्राफोलॉजी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेटर है। 3 हिस्से हैं, एक ऊपर की लाइन है, एक बीच की लाइन है, और एक ये लाइन है। ये नीचे की लाइन जो है ये फादर है, ये सेल्फ है, एंड दिस इज मदर। कैसा आई बनाया आपने, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका फादर और मदर के साथ रिलेशन कैसा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखने वाली है, अगर कोई बच्चा आके आपके सामने आई आपने बोला और उसने ऐसा आई बनाने की बजाय स्मॉल ऐसा लिखा आई एम, ये सबसे डेंजरस चीज है। इसका मतलब ये है कि आप एज अ पेरेंट बच्चे को ओवर पावर कर रहे हैं, उसको आप, वो डर रहा है आपसे कहीं ना कहीं, या वो आपकी शैडो में बहुत ज्यादा है, उसको इंडिपेंडेंस नहीं है अपना। और क्यों? और जिसकी वजह से उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल खत्म है, बहुत लो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम है उसका। ये छोटा आई बनाना बड़े आई की जगह इज द रिजल्ट ऑफ वेरी लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये आपको आई ले, उसका आई हमेशा चेक करना है। अच्छा, कुछ सैंपल्स में आपको मिलेगा, कुछ कई बच्चे जो हैं, जो टीनेज में कई बार आएगा, टीनेज वाले बच्चे ऐसा करेंगे, जहां पर आई ऐसा लिखेंगे वो, और आई ऐसा भी लिखेंगे। आपकी भी हैंड राइटिंग में कभी कभी ऐसा हो सकता है, ऐसा हो, आई ऐसा भी है और ऐसा भी है। एक ही सैंपल में आपने दोनों आई यूज करे हो, जब आप एक ही सैंपल में 2 तरीके के आई आप यूज करते हैं, विच वुड मीन कि आपको अपनी खुद की सेल्फ की आइडेंटिटी को लेके थोड़ा सा शक है, जिसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस, थोड़ा बहुत आइडेंटिटी क्राइसिस है। तो वो आपको कहीं ना कहीं अपने, वो दैट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि आप अब श्योर नहीं है जो आप करना चाह रहे हैं। तो ये बड़ों की अगर हैंडराइटिंग में ऐसे 2 सैंपल दिखे उसके लिए। बाकी अगर छोटे बच्चे की हैंडराइटिंग में कैपिटल आई, मतलब कैपिटल आई ऐसे ही होना चाहिए, कोई और तरीके का आई वो बना रहा है तो उसको करेक्ट करा दीजिए, इमीडिएटली करेक्ट कराइए। और आई का जो हाइट है, इसकी जो ये हाइट है, ये हाइट भी जो है ये आपके बाकी जो अपर, मतलब जैसे जो एल, बी और एच के बराबर होनी चाहिए, या फिर टी के बराबर होनी चाहिए। ये सारे लेटर जो है बराबर होनी चाहिए। ये आई का हाइट इतना ही बड़ा होना चाहिए जितना बड़ा ये है, इससे छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हाइट छोटी हो गई तो ये भी उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। यहाँ ये सारी सेल्फ कॉन्फिडेंस आती है। अच्छा, 2 चीजें इसमें, 2 वेरिएशन आपको, वैसे तो इसके 50 वेरिएशन है जो हम ग्राफोलॉजी के एडवांस कोर्स में पढ़ते हैं, बट पेरेंटिंग के पर्सपेक्टिव से जो 2 चीजें हैं वो मैं आपको बता दूं। जैसे अगर आपने आई बनाया और उसने यहाँ पे क्रॉस कर दिया ऐसे, इसका मतलब मदर के साथ में अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, कंफ्यूजन है, इश्यूज है। और अगर उसने आई ऐसा बनाया, यहाँ पर ये वाला इधर ऐसे क्रॉस कर गया, तो फादर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग, कंफ्यूजन। और अगर आई ऐसा बनाया जहां पे ये टच ही नहीं कर रहे, ऊपर दोनों टच नहीं कर रहे, विच वुड मीन कि यहाँ पर आपके जो पेरेंट्स हैं या मदर फादर दोनों से वो अलग हो रहा है, उसको थोड़ा स्पेस चाहिए और उसको वो पकड़ रहे, मतलब स्पेस, थोड़ी स्पेस, इंडिपेंडेंस चाहिए उसको इंडिपेंडेंस की जरूरत है, तो वो थोड़ा सेपरेशन आ जाएगा। और अगर मान लीजिए यहाँ पे उसने सिर्फ ऐसे ही आई बनाया, कोई ऊपर नहीं बनाया, तो विच ये दोनों लाइनें गायब है। तो ये दोनों लाइनें गायब होने का मतलब हो गया सबकॉन्शियसली उसने पेरेंट्स को, पेरेंट्स गायब है उसकी लाइफ से, मतलब कि वो या तो बहुत इंडिपेंडेंट हो गया, इंडिपेंडेंट है बहुत, और कोई उसको किसी हेल्प, किसी सपोर्ट, किसी इन्फ्लुएंस की जरूरत नहीं है, या फिर उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ अभी पेरेंट्स को लेके इश्यूज चल रहे हैं।
आई आपके बारे में, आई और बहुत सारी चीजें बता देता है, बट ये जो मेन पेरेंटिंग के हिसाब से है ये क्योंकि ये बच्चे के सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर है, बच्चा कितना कॉन्फिडेंट है कितना कॉन्फिडेंट नहीं है, आपकी परवरिश, आप कितना हावी है उसके ऊपर, बच्चे के ऊपर, या आपने बिल्कुल छूट दे रखी है, या आपकी कितनी बन रही है कितनी नहीं बन रही है बच्चे से, ये सारा का सारा आई कैसा लिख रहा है बच्चा वो दिखाएगा। एंड ये सारी वेरिएशन चेंज होती रहती है पूरे जिंदगी। आप जब बड़े हो जाएंगे तो भी आई आप दूसरे तरीके से बनाएंगे, आप जब छोटे थे तब आई आप दूसरे तरीके से बनाते थे, हमेशा चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग ऑन द करंट सिचुएशन ऑफ योर रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स, मदर एंड फादर, इन दोनों चीजों को दिखाएगा ये। तो ये, हाँ जी। एंड सर अगर प्रेशर जैसे फादर ज्यादा डाल रही है, मदर ज्यादा डाल रही है, ये कैसे पता चलेगा राइटिंग में? अगर प्लीज, अगर आपको ये ऐसा दिख रहा है आई, मतलब मान लीजिए एक बच्चे ने आई बनाया, ऐसे ऐसे करके बनाया, ये ऊपर ज्यादा कर दिया, ये ऊपर वाली लाइन पे 2 बार लाइन कर दिया ऐसा, या फिर ज्यादा दबा के लिखा ऊपर और नीचे हल्का लिखा, तो प्रेशर है वो, तो मतलब वो प्रेशर पता लग जाएगा जी कौन प्रेशर दे रहा है। अब इन पे, इन दोनों ही जगहों पे कोई भी वेरिएशन होगी तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ पे वेरिएशन आ रही है। हाँ जी सुप्रिया जी। सर आपने जैसे 2 टाइप्स के आई लिखे हैं, जो आपने राइट साइड पे लिखा है ना, हाँ, सर उसका क्या मीनिंग है? उसका भी सेम मीनिंग है, ये जो मतलब है, ये दिस इज बेसिकली योर फादर एंड दिस इज मदर, सेम चीज है। ओके, तो सर इसको एनालाइज कैसे करेंगे? मतलब इसमें इसको क्या डिफरेंट फॉर्म्स हो इसमें सकते जैसे मान लीजिए इसका जो आई का जो फॉर्मेशन होता है, आई का रोमन फॉर्मेशन इस तरीके से बनता है, नीचे का भी लूप बनता है। अगर लूप नहीं बन रहा, लूप आधा है, तो यहाँ पर ये लाइन जो है तो उसमें प्रॉब्लम है, फादर वाले उसमें इश्यूज है। और ऊपर लूप नहीं बन रहा, मान लीजिए ऊपर ऐसे ही बना रहे हैं, ऐसा बना रहे हैं कोई आई, यहाँ पे मदर के साथ इश्यूज, मदर का पोर्शन खाली है। ओके सर। हाँ जी सर ये लूप होता है क्या वैसे? मतलब मुझे नहीं पता सर था हमें नीचे स्कूल का। में नहीं सिखाया गया सर, हाँ, हमें सर आप ऊपर ही कर्सिव हैंडराइटिंग की कोई भी कॉपी उठा के देखिएगा। ओके सर। सर हमारे जमाने में कर्सिव राइटिंग नहीं वैसे सिखाते नहीं थे ना बहुत पहले। और जो कर्सिव राइटिंग से सीखा सभी लोगों ने मेरे ख्याल से, तो क्योंकि ये क्या होता है, पार्सन पियर्सन कुछ इस पे वो हैंड मॉडल है, उसी के जो अमेरिकन स्टाइल है हैंडराइटिंग सिखाने का, वही स्टाइल है, सबको सिखाया गया। कोई बात नहीं सिखाया ना सी, अभी आपने जो देखना है अपने बच्चे का आई देखना है बस, वो चीज बताएगा वो कैसा आई लिख रहा है, उस पर आपको पता लग जाएगा। उससे इतना लिखवाइए आई एम, जो भी लिख रहा है वो अपना नाम लिखवाइएगा उसको, आई एम सो एंड सो, जो भी नाम है उसका। जैसे ही वो आई लिखेगा आपको बस हमें देख, सिर्फ बाकी आई सब चल जाएंगे, बड़ा आई भी चल जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डिफरेंस है वो भी चल जाएगा, कटिंग है वो भी चल जाएगा, बस स्मॉल आई नहीं होना चाहिए, वो ध्यान रखिएगा। कैपिटल आई की जगह स्मॉल आई ना लिखिए, अगर स्मॉल आई लिखता है दैट्स अ डेंजर सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ पेरेंटिंग, वहां पे वो चीज इश्यू आएगी। क्योंकि अगर वो स्मॉल आई लिख रहा है बच्चा, उसका मतलब चीज वेरी वेरी ओवर पावर्ड बाय द बाय हिज पेरेंट्स, और वो उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ वर्थ बहुत कम है। हाँ सर जी। बेस्ट स्मॉल आई क्या होगा? जैसे आई ये कैपिटल वाला तो पता चल गया, लाइक मिला हुआ होना चाहिए प्रॉपर। हाँ, और अगर स्मॉल में बेबी को बच्चे को सिखाना हो स्टार्टिंग से ही, तो किस तरीके से सिखाएंगे आई? नहीं आई तो जैसे स्कूल में सिखा रहे हो वैसे ही सिखाएंगे। ओके स्मॉल, बस स्मॉल मतलब स्मॉल आई का मतलब हो गया छोटा, आई इज बेसिकली यू। जब आप आई लिखते हैं तो आप अपने बारे में सोचते हैं कि मैं हूँ, अब मेरा अपन, तो हमारा सबकॉन्शियस अपने बारे में, आपके बारे में, जो आपका जो आप खुद का इंप्रेशन है वो लेकर आता है पेपर पे, तो वो जो ऐसा पेपर पे बनाएगा वो स्मॉल आई नहीं आना चाहिए, बस कैपिटल आई की जगह कैपिटल आई ही आना चाहिए। So I have one question. यस। जैसे टच तो कर रही है लाइन, जैसे जो सेल्फ वाली लाइन है, इट इज टचिंग द टॉप एंड द बॉटम बोथ, बट नीचे वाली फ्लो में कटी हुई है, से इट्स द बॉटम लाइन इज जस्ट हाफ। हाँ, तो बॉटम लाइन मदर का अभी फिर वो देखिए, वो उस पर बड़ों की हैंडराइटिंग में है, आप अपनी हैंडराइटिंग की बात कर रही हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, जी। तो आप वो बड़ों की हैंडराइटिंग में देखिए क्या है ना, ये अगर आप नीचे की ऐसा बन रहा है आपका इस तरीके का, विच मीन्स कि यहाँ पर सी दिस इज
पास्ट, दिस इज फ्यूचर। ओके। तो ये अच्छा। अभी फ्यूचर में अभी मदर जो है, ये फादर का अभी आपको ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है, या ज्यादा अभी फादर के साथ अभी यू डोंट सी योर फादर एज अ एज अ सपोर्ट इन फ्यूचर, और यू आर नॉट क्लोज्ड, यू वेरी क्लोज टू योर फादर in the coming future or near future or whatever. कई बार ऐसा भी होता है कि फादर जब परमानेंट दिखता है ऐसा, तो उसमें हम ये भी कह सकते हैं कि फादर और मदर हैज एक्सपायर्ड और नो दे आर नॉट स्टेइंग विद देम। अच्छा अच्छा अच्छा। डिस्टेंस बढ़ जाता है, बट कोई ऐसा कुछ वो नहीं, वो ठीक हो जाएगा। वो अगर आप प्रॉपर बनाना शुरू करेंगे तो चीजें, रिलेशनशिप भी सुधर जाएंगे। और कई अगर लोग रिलेशनशिप खराब है तो ओके। अच्छा, जैसे कई लोग आई बनाते हैं तो ऊपर ना जैसे स्ट्रेट लाइन को कर्व बना देते हैं, जैसे सेमी सर्कल टाइप। 50+ फॉर्मेशन आएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। अब जब पेरेंटिंग की बात करें, इसमें आई के बहुत सारे फॉर्मेशन जो कि बड़ों की हैंडराइटिंग में और बहुत सारे पैरामीटर्स के साथ हमें चेक करनी है। अभी हम सिर्फ बच्चों की हैंडराइटिंग चेक कर रहे हैं कि बच्चों की हैंडराइटिंग में ऐसा क्या है जो हमें वार्निंग साइंस है जो हमें मिल जाए, ताकि हम अपना स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग सुधार सकें। राइट। उसमें एक ये आई का वो है, तो वो बिल्कुल बहुत सारे लेटर्स है। तो अभी हम कुछ लेटर्स की बात करेंगे। पहला लेटर आई था, सबसे इंपॉर्टेंट लेटर है। दूसरा लेटर जो है लेटर के है। लेटर के अगर कब देखना हमने लेटर के का, जिसको हम बोलते हैं गो टू हेल के। गो टू हेल के मतलब हो गया भाड़ में जाओ टाइप्स वाला जो होता है ना। हमारे यहाँ तो हेल का मतलब कोई नहीं, ऐसे ही बोलते ना, दफा हो जाओ, ये हो जाओ, वट एवर वी कॉल इन आवर लैंग्वेज। तो दिस इफ के इज रिटन इन कैपिटल, जहां पे उसकी जरूरत नहीं है, तो कैपिटल में के बीच में अचानक से लिखा हुआ वर्ड के बीच में, तो दैट इज बेसिकली गो टू हेल्प के। जहां पर हमें के जो है स्मॉल लिखना चाहिए, बट वी आर द किड इज राइटिंग बिग कैपिटल के, मिडल ऑफ द लेटर, मिडल ऑफ द वर्ड। तो मान लीजिए तो अगर इस तरीके कोई लेटर अगर आपको दिखता है जब के दिखेगा, दैट वुड मीन कि आप क्यों बच्चा बोलेगा, वैसे बच्चा क्यों बोलेगा गो टू हेल्प टू एनीवन? वो तब बोलेगा जब आप उनको बहुत ज्यादा परेशान करेंगे, बहुत ज्यादा नैग करेंगे, एक ही बात को बार बार रिपीट करेंगे, पीछे पड़ जाएंगे उससे, परेशान होके, इरिटेट होके, फिर वो बोलेगा अच्छा जाओ, दफा हो, भाड़ में जाओ, गो टू हेल्प काइंड ऑफ। तो उसका एटीट्यूड वैसा हो जाएगा फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। ये भी फॉर्मेशन चेंज होती रहती है, कभी ऐसा कैपिटल दिखेगा, कभी स्मॉल के आ जाएगा बीच में। तो ये अगेन अ लेटर टू सी कि यहाँ भी कौन बच्चा इरिटेटेड है कि नहीं। और आप अगर इरिटेटेड है तो आपको नैगिंग थोड़ी कम करनी है, क्वेश्चनिंग थोड़ी कम करनी है, थोड़ा सा आप टेक अ बैक सीट एंड आस्क फ्यूअर क्वेश्चंस, डोंट नैग। ये गो टू हेल्प के इंपॉर्टेंट लेटर टू बी सीन इन। अदरवाइज तो के मतलब अलग है। के एज अ लेटर इन ग्राफोलॉजी रिप्रेजेंट्स रोमांस, रिप्रेजेंट्स योर सेंस ऑफ ह्यूमर। तो आप कितने रोमांटिक है, आपकी लाइफ में रोमांस कितना वो है, वो के से हम चेक करते हैं कैसा के बना है।